अब देखो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर याद रखना कि विपिन चंद्रा ही आपको मेन रखना है, बार बार उसी को पढ़ना है। ये एक आध बार पढ़ लिए ठीक है, और उसके बाद में विपिन चंद्रा ही पढ़नी है आपको। और हाँ ये है कि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये चीज़ याद रख लेना। अभी लगभग कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है ये। तो 6 चैप्टर से मान के चलो लगभग आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि मैं बताऊंगा 2025 में जो क्वेश्चन आए थे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने को विपिन चंद्रा पे ज़्यादा फोकस करना है। चलो ठीक है। उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो ये देखो जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर। इस अध्याय में आप देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। देहात मतलब गाँव वाँव में जो रहते थे, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में। और यूपीएससी ने मतलब मेंस में तो कभी जाके इतना गांव में क्या प्रभाव पड़ा था इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा है। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़िया और संताल लोग रहते थे, और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। याद करो अपन ऐसा आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़े थे वो 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं अपन। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया था, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया था, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं। तो ये चीज़ यार कल जब मैं इथिक्स पढ़ा तब मैं बोला था कि भाई राज्य का ये उल्टा काम होना चाहिए कि सबको समानता लाए। अब अगर ऐसा है कि किसी को ज़्यादा फायदा हो रहा है किसी को कम फायदा हो रहा है तो गलत है। तो अंग्रेज देखो यही कर रहे थे, किसी नई ज़मीन मिल जाती है और कौन अपनी उस ज़मीन को खो बैठता है, जिस पर वह रहता है गुजर बसर करता है। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं, तो मतलब साहूकार के पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानूनों का विरोध करने से भी नहीं हिचकते थे जिसे वे न्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार उनके परिणाम में से कुछ फेरबदल कर देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहास के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो भी इतिहासकारों के सामने संबंध में उपस्थित होते हैं। आप राजस्व अभिलेखों, सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं और सर्वेक्षणों में यात्री द्वारा छोड़े गए विवरणों की जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत की रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी कोई कपास मंडी है, कपास मंडी से लाई जा रही चित्र है, अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। अब राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए ही किया जाता था। भाई जैसे राजा की जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, आज भी जैसे बोला जाता है ना कि भाई ठाट बाट से ज़िंदगी को जी रहा है तो उसको बोलते राजा की जैसी ज़िंदगी जी रहा है। बंगाल और वहाँ के जमींदार, जैसा कि आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। क्यों, याद करो, देखो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, फिर 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, तब जाके अंग्रेज शासन वहाँ शुरू होता है ना। यही वह प्रांत था जहाँ सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनः व्यवस्थित करने, भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ था। बर्दवान में की गई नीलामी की घटना। सन 1797 में बर्दवान, आज के बर्दवान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महल या भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। याद रखना, इसी को इस्तेमारी बंदोबस्त को ही स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी बहुत बार दूसरे नाम से क्वेश्चन पूछती है। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनको राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। क्योंकि बर्दवान के राजा पर राजस्व को बड़ी भारी रकम बकाए थे, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं में हाल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेज दिखाई दिया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही ज़मीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा को ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जिम्मेदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था, नीलामी में खरीदार कौन थे, कहानी उस समय पूरी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें क्या बताती है। अब वही है कि बर्दवान के राजा का डायमंड हार्बर रोड पर कलकत्ता से राजमहल है। ये
19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभ वाले राजमहल बनवा लिए थे, जिनमें नृत्य कक्ष भी होते थे, बड़े बड़े मैदान होते थे, शानदार प्रवेश द्वार होते थे। अदा न किए गए राजस्व के समय से भाई क्यों नहीं कर पाया वो, तो समझ में आता है ग्रामीण जो है वहाँ पे खतरनाक स्थिति होगी, अकाल अकाल आए होंगे। अकेले बर्धमान राजा की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई। ब्रिटिश अधिकारी की आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश किया जाएगा या उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग के दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ताओं को भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। तो ये याद रखना, ये उद्देश्य था उसका स्थायी बंदोबस्त का। अरे ये पेशेंट क्वेश्चन पूछा भी है, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा था कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों, यौमन और धनी भूस्वामियों के ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार भी बना रहेगा। तो ये चीज़ थी इनकी, ये याद रखना, ये सब उद्देश्य हैं उसके। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग का अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। याद करो अब की बार भी ये वाली टर्मिनोलॉजी जो भाई शायद अशोक के काल में इसको क्या बोला जाता था, तो उस तरीके से। अब ये देखो, ये चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त, याद रखना। 1785 में थॉमस गेंसबरो द्वारा चित्र। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तो उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये चीज़ याद रखना। इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त इसी के कार्यकाल में लागू किया गया था 1793 में। जमींदार के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा को रूप लेते थे। एक मिनट रुको, वो क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ। तो जो अशोक का क्वेश्चन आया था तो उससे आप ये लगा सकते हो जिला लेवल का प्रशासन नहीं था वो। अच्छा, उसमें दिया था प्रादेशिक राज्यों और युक्त, तो ये चीज याद है, जिला स्तरीय प्रशासन की व्यवस्था है। चलो, कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व कितनी मांग पूरी करनी होगी, और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व अदा करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी। ताल्लुकदार क्या होता है भाई? ताल्लुकदार शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का क्षेत्रीय इकाई हो गया। अब ये याद रखना, जैसे आज भी अपन तहसील बोलते हैं तो तालुका, तो ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, जो टर्मिनोलॉजी होती है याद रखना। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों से सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबरी कोताही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। जमींदारों की असफलता के कई कारण थे। अब ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था? प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी इस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकती। जैसे सोचो कि एक खेत है, उसमें अगर आज 10 रुपये पैदावार हो रही है,
पर इन्होंने क्या रखा कि फ्यूचर में इसमें 30 रुपये की कमाई होगी, तो इन्होंने पहले दिन से 30 रुपये रख दिया। तो भाई स्वाभाविक सी बात है इतनी आई नहीं हो रही है तो कैसे चुका पाएंगे। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को उच्च स्तर पर रखा। इसके लिए दलील दी गई कि जो कृषि उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी, कीमतें बढ़ती जाएगी और जमींदारों का बोझ सने सने कम होता जाएगा। दूसरा, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी जब कृषि की उपजों की कीमतें नीचे थी। अब ये दूसरा और कारण है, उस टाइम बहुत ज़्यादा कीमतें कम थी, जिससे रैयत किसानों के लिए जमींदार को उनकी देर राशि चुकाना मुश्किल था। अब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा कारण है, राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व को ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि अगर बाढ़ आ गई तब भी आपको करना ही पड़ेगा। वस्तुतः सूर्यास्त विधि, याद रखना, इसी को ही सूर्यास्त कानून भी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक डेट है आज भाई, मान के चलो भाई 31 तारीख की डेट तक या 30 तारीख की डेट तक आपको उस महीने का चुकाना है। अगर सूर्यास्त होने से पहले आपने नहीं चुकाया तो आपकी ज़मींदारी नीलाम करी जाएगी। तो याद रखने से 3-4 नाम हैं, ये पीछे क्वेश्चन पूछता है के अनुसार यदि निश्चित तारीखों के सूर्यास्त होने तक भुगतान नहीं आता है तो जमींदारों को नीलाम किया जा सकता है। चौथा कारण है, इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदारों की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया। तो ये चीज़ याद रखना। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता है। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिक्किमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। अब ये भी खेती नहीं करते, ये भी आगे जो काश्तकार होते हैं वर्ग उनको दे देते हैं। जैसे आज भी बिहार में देखोगे ना, तो वो खुद ज़मीन पे, जैसे भूमियार जो लोग खुद ज़मीन पे खेती नहीं करते हैं, वो लोगों को देते हैं, मतलब बटाई में उन पर काम करवाते हैं। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्ता को सीमित करना भी चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों को सैन्य टुकड़े को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिए गए और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। याद करना 2019 में क्वेश्चन आया था। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकारों को पूरी तरह सीमित व प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत ही स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले लो। राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार को एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रह एक पारिभाषिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपने देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। याद करो अपन उसमें 4-5 कारण पड़े थे, उनमें ये कारण था ही। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गाँव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्यों? याद करो, उसकी सेनाएं सब छीन ली गई। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले बर्धमान जिले में राजस्व भुगतान के बकाया संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। याद करो 2013 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई न्यायालयों में ज़्यादा मामले क्यों लंबित थे, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये उस टाइम के बंगाल के गाँव का दृश्य है जो चिन्हरी द्वारा 1820 चित्रित किया गया। चिन्हरी भारत में 23 वर्ष 1802 से 25 तक रहा। उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए, जिनमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र थे, भूदृश्यों के चित्र थे, विशेष व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र शामिल थे। नीचे दी गई आकृति में ग्रामीण बंगाल के घर का चित्र दिया गया है। उन दिनों जोतदार और साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे, मतलब बड़े बड़े जो घर है। जोतदारों को मतलब ये होता है जो कि उसको खेती कर रहे हैं वो लोग। 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गाँव में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इसी वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। तो ये याद रखना, ये नाम ये पिछले 2023 में क्वेश्चन पूछा था। 19वीं शताब्दी के 12वीं वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार भी उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। एक मिनट रुकना।
उनकी ज़मीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों, अधियारों, बरगारदारों के माध्यम से जोता जाता था। जो खुद अपने हल जाल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे, फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। मतलब ये वही हो गए बटाईदार हो गए। गाँव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गाँव में भी रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गाँव की जमा या लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदार अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व के भुगतान न किया जाने पर जमींदार को नीलाम किया जाता था तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। इसीलिए जानबूझ के ऐसा करते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में देहाती के इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था, कुछ अन्य स्थानों पर गांठीदार या मंडल कहते थे। उनके आदेश से जमींदारों का अधिकांश का कमजोर पड़ना असंभव भी था। तो एक बार ये चीज़ समझो कि कैसे क्या था भाई। जैसे वो कंपनी राज है, तो सबसे पहले सिख में रेत वो होते हैं जो रियल में काम कर रहे हैं खेतों में, ठीक है। अब एक संबंध ये होता था सिख में रेत डायरेक्ट जो किसानों थे, रेत मतलब किसान जिनकी ज़मीन वो लेते थे, उन पर खेती करते थे। रेत जो जमींदार से जुड़ा होता था, अन्य गाँवों पर नियंत्रण रखता था। एक तो ये प्रोसेस ये चलता था। दूसरा, सिख में रेत जोतदार से जुड़े हुए थे। धनवान रेत होते थे, व्यापारी और महाजन यानी साहूकार, ये है जोतदार लोग। इनके थ्रू अब ये जो जमींदार जुड़े होते थे। अब ये क्या चाहते थे कि जब यहाँ से पैसा खुद जानबूझ के देरी करते थे ताकि कंपनी इसकी जमींदारी छीन ले, और जब कंपनी से छीन लेगी तो समझ पाते इनके पास आ जाएगी। तो ये काम करते थे। जमींदार क्या कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए गाँव पर राजस्व संबंधी मांग जमा निर्धारित करने के लिए जमींदार थे। गाँव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था। जोतदार अन्य रैयतों को उधार देते थे और अपनी उपज को बेचते थे। रैयत कुछ ज़मीन खुद जोतते थे, बाकी की ज़मीन सिखमी रैयतों को लगान पर दे देते थे। सिखमी रैयतों का लगान देते थे। तो ये वही प्रोसेस है। तो ये यार मेंस के आंसर राइटिंग अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये छापना चाहिए आपको। तो ये माइंड में रखना, ये चीज़ याद रखना। दिनाजपुर के जोतदार। बुकानन ने बताया कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिशोध उनकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये स्पष्ट है कि इन लोगों को होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनके बिना ज़रूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता। जोतदार जो बड़ी बड़ी ज़मीनें जोतते हैं बहुत ही अठीले और जिद्दी हैं और ये जानते हैं कि जमींदारों को उन पर कोई वश नहीं चलता। वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ और थोड़े से रुपए ही देते थे और लगभग हर किस्त में कुछ ना कुछ बकाया रकम रह जाती थी। उनके पास उनके पट्टे की जागीरदारी से ज़्यादा ज़मीन है। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना, पुलिस थाना या मुंसिफ के कचहरी में पहुंच जाते थे और कहते हैं कि जमींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते और जोतदारों के छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते थे। तो ये चीज़ याद रखना। यही क्वेश्चन फिर पूछा भी गया था भाई कोर्ट के मामले क्यों बढ़ रहे थे। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। किंतु ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई है। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए थे। इस नए संदर्भ में नई रणनीतियाँ बना ली। अब सोचो कि इन्होंने निपटने का जो है सोल्यूशन निकाल लिया। फर्जी बिक्री एक ऐसी तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। बर्दवान के राजा ने पहले तो अपने जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। अब सोचो दिमाग लगा लिया इसने। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमी ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोले लगाकर संपत्ति खरीद लिया। सोचो कितना दिमाग लगाया है कि मान के चलो राजस्व का कोई पैसा है 100 रुपये, अब अंग्रेजों को देना था 90 रुपये इसमें से। अब इसे जानबूझ के रोक लिया है पैसा कि भाई आया ही नहीं है इधर से। अब ऐसे करते गए। अब जब इसे नीलामी की बात आई तो ये अपने नौकरों को उनको लगा दिया और उनसे बोलियाँ लगाई। जब बोलियाँ लगाई सब बैक सी बात है इसी के लोग थे। आगे चल के उन्हें खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया।
इसलिए उस वो संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई। आप सोचिए ऐसे प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही। अंततः राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर जमींदार को ही बेचना पड़ा। अब देखो कितना दिमाग लगाया है। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठा हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें बर्धमान की जमींदारी भी एक थी, उनके बेनामी खरीदारियाँ की, जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपये की प्राप्ति हुई। नीलामियों में कुल बिक्री में से 15% सौदे नकली थे। अंग्रेजों की इसलिए दिक्कत हो, इसलिए तो याद करो कि मालवाड़ी लाएंगे वो लोग, ठीक है। और कौन सी थी, किस्ताई बंदोबस्त था, एक कौन सा था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसीलिए लाएंगे वो। जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई ज़मीन खरीद लेते थे, तभी उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के लठियाल या नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदार के लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे, और वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसके प्रति वफादार बने रहते थे, और ये मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा है। जमींदारों की बिक्री से उनके तादात्म्य और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई थी, इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, उन्हें अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदारों की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक को घोर मंदी के हालात में अंततः जमींदार को भट्टा बैठ गया और जमींदारों ने देहात में अपने पाँव मजबूत कर लिए। मतलब क्यों, याद करो 1929 में क्या आया था, आर्थिक मंदी। इसीलिए देखो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री से पहले। तो अपन ने हल्का हल्का पढ़ ही लिया, थोड़ा आइडिया मिल ही गया था अपने को। महाराजा मेहताब चंद है, जब इज्तिमाही बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेज चंद वर्धमान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासन में वर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहताब चंद ने संतालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था, क्योंकि इसको फ़ायदा हुआ था, तो सभी बताइए तो चाहेगा कि अंग्रेज साथ रहे। 5वीं रिपोर्ट, हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया, जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ये उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। उसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के, जिनमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियाँ, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारी द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, याद करो 1764 बक्सर का युद्ध था, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। याद आया त्रिकोणीय व्यापार। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को एकाधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे, और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूह को तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय को लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और व्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना का ब्रिटेन में गर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों को लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम लाई। याद करो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट आया। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज को जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। और 5वीं रिपोर्ट की एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक परवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप में ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। अब यहाँ आओ, तो महल वहल है और अडूल ऐसे राजमहल के युगांत को दर्शाने वाले अवशेष है। जमींदारों के रहन सहन की पतनोन्मुख वैभवशाली जीवन शैली पर बनी सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म जल सागर गढ़ शूटिंग इसी अंडुल राजमहल में की गई थी। तो इतने बड़े बड़े कितने लोग तो
बेनामा की शाब्दिक अर्थ है गुमनाम। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और उनमें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम ही नहीं दिया जाता। लठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठित यानी डंडेबाज पक्षधर होते थे ताकि लोग डरे। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं, लेकिन ऐसी ही सरकारी रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब स्वाभाविक बात है। इसलिए याद रखना, जो सरकारी आंकड़े होते हैं, जैसे मान के चलो कहीं घटना हो जाती है तो भाई इतने लोग मरे, बहुत रेयर केस होता है कि वो सारी हकीकत बताते हैं। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों को सावधानीपूर्वक जांच की। उनसे पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारों सत्ता के पतन का वर्णन अंतर्रंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीनें खोते जा रहे थे उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर कहा गया था। जैसे कि हमने देखा कि अब जमींदारियां नीलाम की जाती थी, तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे। 5वीं रिपोर्ट से लिया गया ये कोई जमींदारों के हालात और जमीनी नीलामी के बारे में 5वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता और काफ़ी हद तक ज़मीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203 97 व्यक्ति के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि इतना थी, 28,70,000 सिक्का रुपये थी। वहीं वास्तव में 17,90,000 रुपये में बेची गई। सोचो, कम में बेची गई ना। और 14 लाख की जो थी राशि जमा के रूप में स्थापित स्थानीय समिति के अनुसार 1797-98 में 26 लाख की सिक्का रुपये के लिए ज़मीन विज्ञापित की गई थी और 22 रुपये में बेची गई, मतलब 22 लाख में बेची गई। कह सकते 21 सिक्का थी। सोचो, तो ये लोग मतलब जो अपने ऊपर देखा कि उस तरीके से कैसे अंग्रेजों को बेवकूफ़ बना रहे थे। बाकीदारों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों से थे। नादिया, राजशाही, विशनपुर सभी बंगाल के ज़िले आदि के राजा थे। साल दर साल उनकी जागीरों के टूटते जाने से उनके हालात बिगड़ गई। उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। अब आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे अपन। कुदाल और हल। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर और स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषि अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आई, जैसे राजमहल की पहाड़ियों के इलाकों में स्थित जंगल और चारागाहों से अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी देखेंगे उन परिवर्तनों के कारण क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न है। राजमहल की पहाड़ियाँ याद रखना, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, झारखंड, ये तो छत्तीसगढ़ के इलाका आएगा। 19वीं शताब्दी के 12वें वर्ष में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों को दौरा किया था। उनके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अवैध लगती थी। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को सुतंत्रपूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति असंख्यक थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो अपने बार बार गाँव छोड़कर भाग गए थे, अपने घर बार और गाँव छोड़कर भाग गए थे। अब एक बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था। याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। भारत आए बंगाल चिकित्सक सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजली का शल्य चिकित्सक रहा। वर्तमान में जो कलकत्ता है कि अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की। याद रखना ये चीज़ें, पीछे से छोटे मोटे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया, जो थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान की प्रभारी रही। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने। उन्होंने अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उनके वंश के हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। तो ये पता होना चाहिए, ये याद रखना कि जैसे जौहरी के बारे में यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, तो यूपीएससी पूछ भी सकता है कि ये यहाँ पर। हाँ, याद रखना कि उसमें ना ऑप्शन में था ये फ्रांसीसी बुकानन का नाम।
ये पहाड़ी लोग कौन थे? बुकानन के दौर के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों के जो तरस खाने वाले हालात थे उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी, उनके रीति रिवाजों को देखा था। वह पत्र पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़ा करती है, किंतु हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी ये डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। यदि हम 18वीं शताब्दी के पर्वतीय दर्शकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे छोटे हिस्सों में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर वे पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे। कुछ वर्षों तक साफ की गई जमीन में खेती करते थे, फिर कुछ वर्षों के लिए पत्ती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे कि जमीन खोई उर्वरकता फिर से उत्पन्न हो जाती है। यार हम तो इसी को क्या बोलते हैं कि अपन जमीन स्थानांतरण कृषि। हाँ, स्थानांतरित कृषि, झूम खेती भी बोलते हैं। ये चीज याद रखना। इसके दो तीन नाम है, इसके याद रखना। ये पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया, राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते थे या पड़ती जमीन पर जब घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी तो वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। आप सोचो एक तरह से सस्टेनेबल सोर्स ही है ये। और ये देखो राजमहल की पहाड़ी में लोग कैसे क्या रहते हैं। देखो राजमहल की पहाड़ी में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र है जो 1782 में विलियम होजेस द्वारा चित्रित किया गया है। विलियम होजेस एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसके प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्री यात्रा 1772-75 के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था। 1781 में भागलपुर मतलब आज बिहार का इलाका के कलेक्टर ऑगस्ट क्यूलैंड का मित्र बन गया था। क्यूलैंड के निमंत्रण पर होजेस 1782 के साथ जंगलों में महलों पर भ्रमण पर गया था। वहाँ होजेस ने कई क्वांटिटी तैयार किए थे। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह होजेस ने भी बड़े सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के चित्रों में दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य में शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रोमानी कलाकार महसूस करते हैं कि प्रकृति से सलाप संबंध बनाने के लिए आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करे, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजे और छाया प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में होजेस ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लोग जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची उबाड़ खबाड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को रमणीय भयंकर व उजाड़ तथा उपद्रवी जंगली लोगों को निवास स्थल मानते थे, वे दृश्य होजेस के चित्र में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते थे। अभी देखो तो कोई मतलब नहीं, बस हाँ ये थोड़ा बहुत याद रखना कि ये व्यक्ति कौन था। बस ऐसे अपने क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पैसे नहीं पूछेगा। पर बस इतना याद रखना कि ये विलियम होजेस कौन था। विलियम होजेस द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य है। यहाँ आप जंगल से ढकी हुई नीची पहाड़ियाँ और ऊंची चोटियाँ भी देख सकते हैं जो कहीं भी वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं थी। बीच में खड़ी धुरंधर पहाड़ियाँ दिखलाकर होजेस उनकी दुर्गंधता पर बल देना चाहता है। छोड़ो। शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाद बटोरने वाले और काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छाँव में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश की अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के परिवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी लड़ाई झगड़े से निपटा देते थे और अन्य जनजातियों को तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहाँ किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ी द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए किए जाते थे। साथ ही हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इस प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कुछ पथकर, याद रखना टैक्स है, टैक्स के रूप है। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुखियाओं को मिल जाता तो वे व्यापारी रक्षा करते और यह भी आश्वासन देते थे उससे कोई उनके माल को नहीं लूटेगा।
इस प्रकार कुछ ले देकर शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूरी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया। याद करो 9th क्लास में अपन पढ़े भी थे। और जमींदारों जोतदारों ने प्रतिभूमि को ध्यान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उसके राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि जंगलों को सफाया करके वहाँ स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू सभ्य बनाना होगा। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती को धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। जो जो स्थायी कृषि विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतीहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमला बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। और अपने से अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों को काबू की भरसक कोशिश की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली। सोचो और उनका शिकार और संहार करने लगे। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्ट क्यूलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़ी मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिए जाने था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चालन चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई थी कि वो अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे, लेकिन बहुत से पहाड़ी मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। अपने से सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी वेतनमुखी मुखिया माना जाने लगा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतर भागों में चले गए। इसलिए जब 1810 या 11 की सर्दियों में बुकानन इस क्षेत्र की यात्रा की तो यह स्वाभाविक था कि पहाड़ी लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। तो याद करो उसने लिखा भी था ऐसा। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी कैसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीन कर उनके जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतार हुआ। इसीलिए सब को शक की निगाह से देखते थे। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी और वह था संताल लोगों का आगमन। याद रखना, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे एक एक लाइन में दिया है वो सब चीज़ें। संताल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए इमारती लकड़ी काटते हुए, जमीन जोतते हुए, चावल तथा कपास उगाते हुए उसके इलाकों में बड़ी संख्या में घुसे आ रहे थे। क्योंकि संताल वंशजों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए कुदाल का पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नई बासंदे संतालों की शक्ति का प्रतिनिधित्व मानना होगा। हल और कुदाल के बीच की ये लड़ाई बहुत लंबी चली। तो ये याद रखना, ये आपसे में लड़ने लग गए आप। संताल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम है। 23 फरवरी 1856 के लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र है। राजमहल की निचली पहाड़ी में स्थित गांव के चित्र 1850 के दशक के प्रारंभ में वोल्टर शेरबिल द्वारा चित्रित किया गया है। ये गांव शांतिपूर्ण, नीरव और रमणीय प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया की इस पर कोई असर प्रतीत नहीं होता है। ये देखो, ये सोचो उस टाइम भारत के गाँव के क्या हालात थे। लोगों के पास सोचा आज अपन कितनी सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं, सरकार से सोचते सरकार ये कर दे, और उस जमाने में सरकार लूटने में लगी है। तो इसलिए फ़र्क हो जाता कि सुशासन आना कितना ज़रूरी है। नहीं तो लूटने में तो अंग्रेज भी लूट ही रहे थे। संताल अगुआ बाशिंदे सन 1810 में बुकानन ने गुंजरिया पहाड़ जो कि राजमहल श्रृंखला का एक भाग था को पार किया और आगे के चट्टानी परिवेश के बीच से निकलकर वो एक गांव में पहुंचा। वैसे तो एक पुराना गांव था पर उसके आसपास की ज़मीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहाँ की भूदृश्य देखने से पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से क्षेत्र को तो काहे पलट गएगी। मतलब वो खेती करने लायक इलाका नहीं था, पर वहाँ पे लोगों ने मेहनत किया तो पलट गए। उसने लिखा कि गंजोरे में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे पता चलता है कि उसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। यहाँ की ज़मीनें अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। बुकानन ने इतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों कहीं नहीं देखी। पूछे पता चला कि वो संतालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली थी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। याद रखना, संताली बाहरी लोग हैं। उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों को सफाया किया और फिर वहाँ बस गए।
संताल लोग राजमहल की पहाड़ी में कैसे पहुंचे? संताल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारी ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थानीय कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में सफल रहे तो उनका ध्यान संतालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संताल आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए कि उन्होंने जंगलों को सफाया करने में कोई शक नहीं थे और भूमि को पूरी ताकतें लगाकर जोतते थे। यहाँ एक चीज़ ध्यान से समझना, जो जंगल के लोग थे वो सोचो कि हल का यूज करना क्यों नहीं चाह रहे थे, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण की बात करें, इसलिए बोलते हैं जनजातियों से अपने प्रकृति संरक्षण सीखना चाहिए। ये चीज़ याद रखना। परंतु वही यह संताल तो आराम से पेड़ों को काटने लग गए थे। संतालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 जमीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संतालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संतालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में शर्त थी कि उनके दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिधि सीमा को निर्धारित कर दिया गया और इस मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों को पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। अब सोचो कि संताल और विद्रोह होगा आगे जाके। दामिनी कोह के सीमांकन के बाद संतालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संतालों के गांवों की संख्या 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 तक 1473 पहुंच गई। सोचो बाहर से कितने लोगों को आके बसाया गया। इसी अवधि में संतालों की जनसंख्या को लगभग केवल 2-3 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी की तिजोरी में राजस्व वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संताल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया। इनमें से कहा गया कि संताल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यह दामिनी कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया है। जब संताल राजमहल की पहाड़ी पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, पर अंततः इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। सोचो वो और गहरे जंगल में चले गए। अरे यही लोग है ना आज के नक्सलवादी भी हैं, ये चीज़ याद रखना। अब सोचो अंग्रेजों के टाइम में शोषण हुआ, फिर जब भारत का शासन हुआ उसमें भी इनका शोषण हुआ, तो ये नक्सलवादी ऐसे नहीं बने। उन्हें निचली पहाड़ी तथा घाटी में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों की चट्टानी अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती से नई नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर भी निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके दुर्लभ हो क्योंकि वे अब दामीन का हिस्सा बन चुकी थी। मतलब जो संताल थे उनके कंट्रोल में आ गई थी, जो उपजाऊ जमीन थी अब उनके हाथों में कुछ है ही नहीं। सोचो सिंधु साजी संताल विद्रोह का नेता। इसलिए पहाड़ी लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब वे क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब समझ की बात है, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो शिकार कहाँ से करेंगे। इसके विपरीत संताल लोगों ने अपने पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह की वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारी तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संतालों ने जल्दी ही समझ लिया था कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संतालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा नहीं किए जाने की सूरत में जमीन ही कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग दामीन इलाके पर अपना नियंत्रण दावा कर रहे थे। अब इनको दिक्कत होगी। सोचो कि इन्होंने सब कुछ बसाया, सब कुछ किया, वहाँ के जंगल के निवासियों को यहाँ से भगाया, फिर उसको पेड़ों को काट काट के पथरीली ज़मीन को खेती के योग्य बनाया। अब वापस इसे छीना जा रहा तो फिर क्या होगा, विद्रोह होगा। 1850 के दशक तक संतालों के महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए वहाँ उनका अपना शासन हो, जमींदारों साहूकारों अपने एक राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया। 1855 के संताल विद्रोह के बाद संताल परगने का निर्माण कर दिया गया। ये यार ने 2018 की डायरेक्ट है, जिसके लिए 5500 वर्ग मील क्षेत्र भागलपुर और वीरभूमि जिलों से लिया गया। और अपने से राज्य को आशा थी कि संतालों के लिए नया परगना बनाने से कुछ विशेष कानून लागू करने से संताल लोग संतुष्ट हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ देखो, संताल ब्रिटिश राज के सिपाही से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के, याद रखना, इसलिए बोला जाता कि सरकार इस टाइम इसलिए मानने को तैयार हो गई, उस टाइम 1857 की क्रांति भी चल रही थी। उनको लगा था कि ये विद्रोह और ज़्यादा ना भटक जाए, बढ़ जाए, तो इसलिए वो इनकी मांगे मान लेती है।
इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में प्रकाशित इस विद्रोह ने संतालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव शांति दिखाई देते अब नृशंस बर्बरतापूर्वक कृत्यों के स्थान बन गए थे। संतालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में प्रकाशित विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाकों की छानबीन की गई, संगठित व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांव को आग लगा दी गई। जलते हुए गाँव के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए। गौरवपूर्व यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली है, उनमें विद्रोह कुचलने, डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है। संताल कैदियों को ले जा रहा। ध्यान दीजिए कि चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्रों के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर किसी शान से हाथी पर सवार है। देखो कैसे लोगों को गुलाम बना के लेके जाया जा रहा है। घोड़े पर बैठा एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। ये तस्वीर दिखाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, विद्रोह कुचल दिया गया है, विद्रोह अब जंजीरों से बंधे जेल ले जाए जा रहे हैं, कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घिरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीर जिनमें ब्रिटिश हुकूमत का अजय दर्शाया गया। ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। संतालों के बारे में बुकानन के क्या विचार थे? नई जमीनें साफ करने से वे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन नीचता से रहते हैं। उनकी झोपड़ियाँ में कोई बाड़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों को बनी होती थी, जिन पर भीतर की ओर लेप प्लस्तर लगा होता था। झोपड़ियाँ छोटी और मेली कचौली होती थी। उनकी छत सपाट होती थी, उनमें उभार बहुत कम होता था। कुड़िया के पास के चट्टानें बुकानन की पत्रिका से निम्नलिखित स्पष्टीकरणों से भरी पड़ी है। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद में चट्टानों के एक शिला फलक पर आ गया, जिसके कोई एक छोटा सा दानेदार ग्रेनाइट है, जिसमें लाल लाल फेल्डस्पायर क्वार्ट्ज और काला अभ्रक लगा है। वहाँ से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वह भी स्तरहीन थे और उसमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा फेल्डस्पायर, सफ़ेद सा क्वार्ट्ज और काला अभ्रक था। समझ रहे हो? तो भाई ये व्यक्ति खनिज का भी ही वहाँ पे अन्वेषण कर रहा है। ऐसे नहीं गया, ऐसे अंग्रेज इसको नहीं भेजते थे भाई। बुकानन का विवरण। हम बुकानन के बारे में विवरण को अपनी जानकारी का आदान मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्रा केवल भूदृश्य के प्यार और अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी, वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षणों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्रा का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। सोचा जब उसका खर्चा वो उठा रही है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से भेजा गया होगा ना। उसके ऐसे से नहीं भेज दिया गया चलो घूम के आ जाओ, तुम पैसे बर्बाद कर दो। सोचो, ऐसे कोई सरकारें ऐसे कोई काम नहीं करती, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्यक्ष रूप से इकट्ठा करता था। बुकानन के साफ साफ हिदायत दी जाती थी उसे क्या देखना है, खोजना, लिखना है। और जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता था, उसे तत्काल सरकार के एजेंट के रूप में देखा जाता था। 1 मिनट रुको। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय को विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्य तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूवैज्ञानिकों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण परीक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की भी कोशिश की। देखो मैं बोल रहा था ना ये चीज़। उसने लोह खनिज, अभ्रक, ग्रेनाइट तथा साल्टपीटर से संबंधित सभी स्थानों को पता लगाया। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों को निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा, वह भूदृश्य कैसे था, बल्कि यह भी लिखता था कि उसमें फेर बदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है, वह कौन सी फसलें बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकता स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी और क्या आवश्यक है इस बारे में इसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता है। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों की कृषि भूमि में बदलना ही होगा। इसीलिए सोचो अंग्रेज वहाँ पे धीरे धीरे वो चीज़ करते हैं। वनों की बटाई और स्थायी कृषि के बारे में निचली राजमहल की पहाड़ी में एक गाँव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है।
यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण है कि और कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकतानुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगलों को साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त ना हो वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। महुआ यार छत्तीसगढ़ इलाके में बहुत होता है और यूपी ने क्वेश्चन भी पूछा था फिर 2023 में। देहात में विद्रोह मतलब बम्बई, दक्कन। अब दक्कन में जो विद्रोह हुए थे आप पढ़ चुके हैं कि उपनिवेशी बंगाल के किसानों और जमींदारों को राजमहल की पहाड़ियों और संताल लोगों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा था। आइए पश्चिम भारत और परिवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करके पता लगाए कि बम्बई, दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का तरीका है कि वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोपोन्माद दिखलाते हैं, जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। यदि हम उनके नाराज़गी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं, उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगते हैं, तो हम उनके जीवन और अनुभव को झलक देख पाते हैं जो अन्यथा हमसे छिपी रहती है। विद्रोह के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोह की कुर्तों से उत्तेजित होकर पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते थे, बल्कि वे उससे जानने बूझने की कोशिश करते थे और उसके कारणों की भी जांचा करते थे, जिससे कि नीतियाँ निर्धारित की जा सके और शांति की स्थापना हो सके। अब ये बहुत जरूरी है, जब भी कोई दंगा होता है तो उसके कारणों को जानो ताकि आगे ना हो। ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकार और अनाज के व्यापारी के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में विद्रोह हुआ था, ये चीज़ याद रखना। उस दिन क्या हुआ था भाई सुपा में 16 मई 1875 पुणे के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा कि शनिवार दिनांक 15 मई को सुपा में आने पर मुझे उस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया। क्यों? साहूकार लूट रहे थे किसानों को। लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहाँ के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाड़े, पत्र, बांड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर जलाकर जला दिया गया। जहाँ राख के ढेर थे अब वो देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग 2000 रुपये का चोरी का माल छुड़ा लिया। अनुमानित 25,000 रुपये से अधिक की हानि हुई है। साहूकार का दावा है कि 1 लाख रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। दक्कन दंगा आयोग। साहूकार मतलब ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। तो बोले समाचार पत्र में क्या, फिर उस दिन क्या समाचार पत्रों में क्या छपा भाई। रेहत और साहूकार शीर्षक नामक निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र में छपी थी, तो ये चीज़ याद रखना। और उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया था। हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। वे रेहत सर्वप्रथम अपने गाँव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अपराधियों को समय रहते भरा दिया था ना। क्या हुआ, नहीं चल रहा? बंद है वहाँ से? नहीं आपने देखिए इसके ऐसे कराएंगे। चलो कैसे आ रहा है? बीच में से बात करें ना। फिर भी चलो आ रहा है। ऐसे लग रही है तो खाना बना। अभी तो कल ही तो लाया था, कल ही तो चलाया था इसको। ठीक है। अपराधी समय उनके आने की सूचना देते थे। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते और उनसे उनके ऋण पत्र और उनके अन्य दस्तावेज मांगते और इनकार करने पर ऋणदाताओं के हमला करके छीन लेते थे। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गाँवों की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता तो गुप्तचर अपराधियों को उसकी खबर पहुँचा देते थे और उसके अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते थे। ऋण पत्र दस्तावेज क्यों जलाए गए? मैं ये नहीं पढ़ा ना अभी। लेखा भैया जला दी गई। यह आंदोलन आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सुपा में हुआ। सुपा एक विपणन केंद्र मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत किसान इकट्ठे हो गए। उन्हें साहूकार से उनके बही खातों और ऋण बंदों का मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खातों जला दिए गए। क्या हुआ है, पेन क्यों नहीं चल रहा? ये तेरी तो, एक मिनट रुको।
अच्छा खासा बचा हुआ है। चलो ठीक है। बारह मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकार से उनके बही खातों और ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाजों की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकार के घरों को भी आग लगा दी। पूना से विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6300 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋण बंद नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामले में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी पीछे छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया। अध्याय 11 भी देखिए। विद्रोह किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेनाएं बुलाई गई और 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से बहुतों को दंडित किया गया, लेकिन देहातों को काबू करने में महीनों लग गए। ऋण पत्र दस्तावेज क्यों जलाए गए? वे विद्रोह क्यों हुआ? इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और वहाँ औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है। आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर दृष्टिपात करें। क्या एक नई राजस्व प्रणाली? जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया तो वहाँ भी एक नई प्रणाली लागू कर दी गई। इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। अब याद रखना कि जो ये दक्कन वाला इलाका है, वेस्ट वाला, तो यहाँ पे जो है कि जमींदार वर्ग था नहीं। एक मिनट रुको, चलो ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? इसका एक कारण तो यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। क्योंकि राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अब याद रखना कि इसीलिए यहाँ पे जो है वो लागू की जाएगी रैयतवाड़ी, क्योंकि वो देख चुके थे कि जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो स्थायी बंदोबस्त था, उसमें बहुत दिक्कतें थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेश में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारी नीतियाँ निर्धारित करते थे, उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो तक एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपनी महाविद्यालय जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो वे उन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई करने लगे। रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का एक हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किराएजीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। ये याद रखना है कि रिकार्डो सिद्धांत किसने लागू किया था। ये क्या कारण था? यही कारण था कि वहाँ पे जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी 2017 में। जहाँ जमींदार लोग किराएजीवियों के रूप में बदले गए प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीनें पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अब यह आवश्यकता कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। किराएजीवी शब्द ऐसे लोगों का होता है जो अपनी संपत्ति के किराए के आय पर जीवन यापन करते हैं। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व को सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत को राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट जो है किसान से वसूला जा रहा है, इसलिए इसको रैयतवाड़ी भी कहा जाता है। हर साल 30 साल के बाद जमीनों को फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग जब चिरस्थायी नहीं रही थी। तो याद रखना इसमें समय के अनुसार बदलाव भी किए गए और जो जमींदारी व्यवस्था थी वो स्थायी व्यवस्था थी, इसलिए उसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। राजस्व की मांग पर और किसान का कर्ज। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया कि राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गाँव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। जिन इलाकों की ज़मीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम होती थी, खासतौर पर यह समस्या और भी विकट थी। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था।
फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभावी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहते थे। इसलिए अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना समूचा राजस्व नहीं दे पाता तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। 1830 के दशक तक आते आते ये समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादकों की कीमतें में तेज़ी से गिरावट आई। एक चीज़ याद रखना कि जैसे देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है। और अपन अगर मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ते हैं यूपीएससी कभी भी एक किसी सब्जेक्ट को, हाँ ऑप्शनल के लिए हो सकता है कि ये बहुत हेल्पफुल हो, पर मॉडर्न हिस्ट्री अपन जिस तरीके से पढ़ते हैं कभी वो कोई जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है उसके मतलब इतना डिटेल में पूछता भी नहीं है भाई कि हाँ 1875 का जो दक्कन विद्रोह था उसका विश्लेषण कीजिए। ऑप्शनल में पूछ सकता पर इधर नहीं, ये चीज़ याद रख लेना। जितना डिटेल में दिया उतना ज़रूरत है ही नहीं। मेरा मानना है कि एक बार रीडिंग करो ये निकल जाना है, उसके बाद विपिन चंद्रा पढ़ो ओनली, कोई ज़रूरत नहीं है इसको बार बार पढ़ने की। और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आई। इसी दौरान 1832-34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत की मुंह में चला गया और आदि मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई। और जो बचे उनके पास भी संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशि आसमान को छूने लगी। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहे? उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल को कैसे खरीदे तथा बच्चों की शादियाँ कैसे की। ये सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था, लेकिन यदि रैयत एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियाँ बकाया रहती गई और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। अब सोचो ये क्या हो रहा है कि ऋण लेके फिर वापस ऋण उस ऋण पे, तो ऋण के कुछ चक्कर में फंस गए। अब तो समझ बात गुस्सा आएगा कि 100 रुपये लिया था कि आज 500 रुपये हो गए और वो नहीं चुका पाए तो 1000 रुपये हो गए। तो इसीलिए इनको जो नज़दीकी शत्रु जो लगा उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। अभी स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों खरीदने और अपने उत्पादन के खर्चों को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे हैं। जैसे आजकल किसान क्या होता है, मतलब सरकार क्या होती है कि कर्ज ज़्यादा बढ़ रहा है तो सरकार क्या करती है, कर्ज माफ़ी कर देती है। बहुत सारे किसान सम्मान निधि, केसीसी कार्ड ये सब जारी करती है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। सोचो अंग्रेजी उस टाइम नहीं कर रहे थे। अब ये जो सोचो कपास में तेज़ी, इस ग्राफ में कपास की कीमतों में आई तेजी और गिरावट। अब याद रखना 1864 में अमेरिका में गहरा युद्ध होता है, तो वहाँ से जो है स्वाभाविक सी बात है जब विद्रोह शुरू होता है तो यहाँ पे भारत से मांग बढ़ने लग जाती है। फिर जैसे वहाँ पे शांति होती है तो फिर से डिक्लाइन हो जाता है फटाफट, सोचो 2-3 सालों के अंदर अंदर ही। अब इससे क्या होगा, भारत के उस टाइम किसान ज़्यादा कपास उगाने लगे, यहाँ से ज़्यादा टैक्स भी वसूला जाने लगा, पर यहाँ पे जब कम हो गया तब भी वो टैक्स की दरें ज़्यादा रख रहे हैं। तो ये जो है किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक रहा। 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे। मांगा गया राजस्व बहुत ज़्यादा था, व्यवस्था कठोर एक लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने वाला था। भट्टा मतलब खराब स्थिति में। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग कुछ हल्का किया गया। भट्टा का मतलब ये होता है जैसे 100 रुपये की चीज़ आपने कोई खरीदी और 90 रुपये में मिल रही है, तो मतलब किसान जितना रुपये लगाते थे उतना रुपये भी नहीं मिलता था उनको। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें सने सने बढ़ती गई। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे, उसके लिए नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे। उन्हें बीज और ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। फिर कपास में तेजी आई। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास की 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन की सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिका कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर ये स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर भी बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाएगी। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो सके। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने से सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। अब याद रखना भाई सूरत में क्यों, याद रखना जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है कपास के लिए। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी और यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। सन 1860 में अमेरिका गहरा युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन के कपास क्षेत्र मंडी से कारखाने में तहलका मच गया।
अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई, वह सामान्य मात्रा 3% से भी कम हो गया। अब ये चीज़ भी याद रखनी, इससे यहाँ से ये भी सीखने को मिलता है कि किसी भी एक सोर्स से अपने पे निर्भर नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखो इन लोगों ने पहले से खोज लिया था कि कहाँ से अपन वैकल्पिक स्रोत तैयार करना है। 1861 में जहाँ 20 लाख गांठें, हर गांठ 400 पाउंड की आई थी, वह 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। सोचो कहाँ 20 लाख। भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ ये संदेश भेजा गया ब्रिटेन के कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करे। बम्बई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशि दी ताकि वे आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को उन्हें उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया, अधिकाधिक मात्रा में राशि उधार दे सके। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों के वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। इन बातों को दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। दक्कन के गाँवों के रेतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाए जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार भी दीर्घावधि ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक की स्थिति ये थी कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से अधिक और दब गए। अब यही होता है, यहीं से असमानता। ऐसे नहीं, भारत में ब्रिटिश काल के कारण भी असमानता है। सोचो उस टाइम के जो पैसे वाले बन गए आज भी वो पैसे वाले हैं। रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन इलेक्ट्रिक अंदर छोड़ो। जब अमेरिका गृह युद्ध के दौरान मतलब उस टाइम ऐसे कपास का लेके जाया जाता था। अमेरिका से कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई, तब ब्रिटेन की आशा थी कि भारत ब्रिटिश उद्योगों कपास संबंधित सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। इसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा, कपास की गुणवत्ता की जाँच होने लगी और उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन किया जाने लगा। उनकी दिलचस्पी इलेक्ट्रिशियन लंदन न्यूज के पृष्ठों में परिलक्षित होती है। नौकाओं के बेड़ा मिर्जापुर से गंगा नदी के रास्ते गांठें ले जा रहा है। तेलुगु युग प्रारंभ होने से पहले मिर्जापुर का कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह का केंद्र था। अभी देखो यहाँ गट्ठर के गट्ठर है। ग्रेट इंडिया पेंसिलियो रेलवे की बम्बई टर्मिनल पर कपास की घाटें पड़ी हुई हैं। उन्हें आगे समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा जाएगा। इलेक्ट्रिक लंदन न्यूज 23 अगस्त 1862। जब रेलें चलने लगी तो कपास की घाटें गाड़ियों नौकाओं द्वारा ही नहीं रेलों से भी भेजी जाने लगी। नदी मार्ग से यातायात धीरे धीरे कम होता गया, परंतु परिवहन के पुराने साधनों का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। चित्र में पीछे दाहिनी लदी हुई बैलगाड़ी रेलवे स्टेशन तक पतन तक कपास की घाटें ले जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। रेत की क्या अर्जी थी भाई? नीचे की याचिका का उदाहरण दिया गया है कि जो करजत तालुकों के मीर गांव के एक रेत द्वारा कलेक्टर अहमद नगर दक्कन दंगा आयोग को दी गई थी। साहूकार लोग मतलब इससे पता लगता है शोषण कितना खतरनाक हो रहा था। साहूकार लोग काफ़ी दिनों से हमें पर अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना घर चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हम उनसे पैसा, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए। उनसे हमें यह चीज़ें मिलती जाती, पर बड़ी कठिनाई से उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बंद पत्र रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी नकद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमतें मांगी जाती है वह नकदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% होती है। हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं। उपज ले जाते समय तो वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खातों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते। जब वे हमारी उपज ले जाते तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते। सोचो, तो इसी कारण शोषण की जो है वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई। ऋण का स्रोत सूख गया। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारतीय कपास व्यापारी अमेरिका का स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, दास राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका को स्थापित करके लंकायेश्वर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है? लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हुआ और वहाँ कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन की भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी साहूकार जब दीर्घावधि ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियाँ प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। एक ओर तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग भी बढ़ा दी गई। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत थी।
जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 30 के दशक में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भला बेचारे रहे तो उस हालात में जब कीमतें गिर रही थी, कपास के खेत गायब हो रहे थे, इस प्रकार बड़ी मांग को कैसे पूरा कर सकते थे। इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता के शरण में जाना पड़ा, लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था। तो स्वाभाविक बात, अब उनको बहुत दिक्कत होगा। अन्याय का अनुभव, ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा है। वे इस बात के लिए ही क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे हैं, अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, बल्कि वे इस बात से भी ज़्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह उनके हालात पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ि रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफ़ी फैला हुआ था और ऋणदाता अक्सर ताकतवर राष्ट्रीय होते थे। मतलब ताकतवर राष्ट्रीय ऐसा नहीं कि पैसा तो था ही, मतलब ये साथ में अपनी आर्मी सब रखते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये से अधिक ब्याज लगा रखा था। सोचो इससे बड़ा शोषण क्या हो सकता है। 100 रुपये के लिए उसको 2000 से ज़्यादा ब्याज देना पड़ा। अनेकानेक याचिकाओं पर रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूली और प्रथा के उल्लंघन से सभ्य अन्याय के विरुद्ध शिकायत की थी। भाड़ा पत्र, जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व, जमीन, गाड़ियाँ, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था। इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए थे। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे, भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र, किराएनामा लिखना पड़ता था, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि पशु और गाड़ियाँ उसके अपनी नहीं है। विवाद छिड़ने पर दस्तावेज न्यायालय में मान्य होते हैं। नीचे के ऐसे दस्तावेज का नमूना है जो नवंबर 1873 में किसान ने हस्ताक्षरित किया था। दक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से उद्धृत है। मैंने आपको देय ऋण के खाते में आपकी अपनी लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियाँ, 7 सम्मान और 4 बैलों के साथ बेची है। मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों का आपसी भाड़े पर लिया है। तो जो उन्हीं को बेच रहे हैं, उन्हीं से भी भाड़े में ले रहे हैं, क्योंकि ब्याज की दर इतनी ज़्यादा हो जाती थी। मैं हर माह आपको 4 रुपये प्रतिमाह की दर से उसका किराया भाड़ा दूंगी और उसका आपसे अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाएगा। अब सोचो कि बहुत बार ऐसा होता था कि इनको मना कर दिया जाता कि आपने चुकाया ही नहीं है, जो भी चुकाते थे वो लोग। रैयत ऋणदाताओं को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को दत्ता बताने की शिकायत करते थे। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाताओं ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर 30 साल एक नया बंध पत्र भरवाने लगे। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन उस पर उत्पन्न हुआ तथा इकट्ठा हुआ संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता था। मतलब समझ रहे हो, जैसे 100 रुपये है, इसे 500 रुपये ब्याज बन गया। अब ये क्या करते थे, इसको मूलधन बना देते थे। अब फिर इस पर ब्याज, तो समझ बात, इस पर ब्याज और ज़्यादा बढ़ेगा और उस नए शरीर से ब्याज लगने लगता था। दक्कन दंगा आयोग की प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयतों को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते थे, रैयत उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे, बंद पत्र में जाली आंकड़े भर लेते थे, किसानों की फसल नीचे कीमतों पर ले जाते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। तरह तरह के दस्तावेजों, बंद पत्र इसी नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए थे। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों, बंद पत्रों में साफ साफ, स्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए और वो विधि सम्मत होने चाहिए। जब तक कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। समय के साथ किसान समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, वह सब बंद पत्रों, दस्तावेजों की इसी नई व्यवस्था के कारण ही है। इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे और उन्हें पता नहीं चलता था कि वास्तव में किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, अंगूठे के निशान लगाए रहे हैं। तो ये कितना ज़रूरी है पढ़ना। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता जो ऋणदाता बंद पत्र में लिख देते थे। वे तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए था
और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। अब इसे साफ पता लगता है कि कितना बड़ा शोषण हो रहा था। कर्जे कैसे बढ़ते गए? दक्कन दंगा आयोग की दी गई अपनी याचिका में एक रेत ने स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती थी। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंद पत्र के आधार पर 100 रुपये की रकम 3.2 आने प्रतिशत की मासिक दर पर उधार देता है। कर्ज लेने वाली इस रकम को बॉन्ड पास होने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार रखता था। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन तथा ब्याज दोनों मिलाकर बिना राशि मिश्रण के लिए एक अन्य बॉन्ड उसी ब्याज दर से लिखवा लेता था और उसे संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत दे देता था। 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरा बॉन्ड पास किया जाता था। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी। 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपये की राशि पर उसका कुल ब्याज 2028 रुपये 10 आना 3 पैसे हो जाता। सोचो, डबल हो जाते थे। दक्कन दंगा आयोग, अब इसने क्या वहाँ पे विश्लेषण किया। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो पार में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्ण लेने का तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1827 दंगे यहाँ से चिंतित थी, मुंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए जांच आयोग बैठाए। आयोग ने रिपोर्ट तैयार की, 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा गया, इतिहासकारों को दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ितों जेलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों, चश्मदीद गवाहों को बयान लिए, भिन्न क्षेत्रों में राजस्व के दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। इस स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें फिर यह याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे अपनी घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से जांच करने के लिए कहा गया कि क्या सरकारी राजस्व की मांगों का स्तर विद्रोह का कारण था, और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने सूचित किया था कि वो सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। इसमें सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे बात स्पष्ट होती है कि अपने से सरकार यह ठीक ज़्यादा मत लेना की बात है, ठीक है। सरकार मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार सरकारी रिपोर्ट इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती है, लेकिन हमें हमेशा सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैदिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके विश्वसनीयता की जाँच की जानी चाहिए। अभी जो टाइम पीरियड दिया है, अब देखो विलियम प्रेसिस, इसका ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि अब देखो 1765 में क्या हुआ था, याद करो कि देखो 1764 बंगाल में क्या होता है, कौन सा विद्रोह होता है बताइए। बक्सर वाला युद्ध इसी टाइम होता है ना। हाँ, अब देखो उसका प्रभाव, इंग्लिश इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। 1773 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1793 में क्या होता है, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त, मतलब इसको स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, सूर्यास्त भी बोलते हैं, याद रखना ये चीज़। 1800 का दशक, संताल लोग राजमहल की पहाड़ी मारने लगे और वहाँ बसने लगे। 1818 में क्या होता है, बम्बई में दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त होता है। 1820 का दशक, कृषि कीमतें गिरने लगी। 1840 और 1850 का दशक, बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया। 1855 में संतालों की बगावत, यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा। 1861 में क्या होता है, कपास में तेजी का संभारम, क्यों कि अमेरिका में गहराई युद्ध शुरू हो जाता है। 1875 दक्कन के गाँव में रैयतों ने बगावत कर दी थी। ये कोई अपने काम का नहीं है, ये यार मानचित्र कार्य जो हिस्ट्री ऑप्शन है उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब देखते हैं 250 से 300 शब्दों में निबंध पे लघु इस्तेमाल बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारी क्यों नीलाम कर दी गई। ठीक है, पहाड़ी लोग आदिवासी संतालों के रूप में, ठीक है, जो भी है मैं क्वेश्चन बना के दे दूंगा उधर से। और ये गाँव जद्दारी ताकत अस्थित है, छोड़ो, वो एक अच्छा सा कॉन्टेस्ट बना के क्वेश्चन मैं दे दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अपना पहला चैप्टर ख़त्म हो गया और लगभग अपने पास इसके कितने चैप्टर होंगे, 6 चैप्टर हैं। तो इस वीक में कैसे भी अपने को कंप्लीट करना है इसको, तब जाके अपन दीपावली से पहले मैं 6ठी और 7वीं क्लास वो एक साथ ही पढ़ेंगे अपन, एंशिएंट और मिडिवल। उधर मेंस की क्वेश्चन लिखना है नहीं, 6ठी 7वीं कंप्लीट करना ही है। उधर 2-2 3-3 चैप्टर पढ़ेंगे अपन, तब जाके कंप्लीट होगा, फिर तब जाके अपन उधर कर पाएंगे। चलो ठीक है, अब कल जो कॉपियाँ लिखे थे वो चेक कर लेता हूँ।